नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया पूछता है इंडिया। अमेरिका में शटडाउन का दौर चल रहा है। इसे आसान भाषा में समझिए कि अमेरिकी बजट पर ताला लगा हुआ है। अमेरिकी सरकार कोई भी पैसा नहीं खर्च कर रही है और इस शटडाउन लगभग 10 दिन का होने वाला है। शटडाउन का असर सरकारी नौकरियों पर पड़ना शुरू हो चुका है। शटडाउन खत्म करने के लिए डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बढ़ाने के क्रम में ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। व्हाइट हाउस के बजट विभाग ने बताया कि बड़े पैमाने पर छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ कर्मचारियों को छंटनी नोटिस भी दिए गए। ट्रंप ने पहले ही धमकाया था कि संघीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू की जाएगी और कहा था कि इसकी शुरुआत डेमोक्रेट एजेंसियों के साथ की जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका में जो गुस्सा पैदा होगा, जो रोष पैदा होगा, इस शटडाउन की वजह से जो नुकसान होगा, उसका ठीकरा डेमोक्रेट पर फोड़ा जाए। और इसी शटडाउन पर अमल करते हुए ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए संघीय सरकार के हजारों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले लोगों की नौकरियां पर कैंची चलाई जा रही है। प्रशासन ने 7 एजेंसियों में 4000 से अधिक कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि शटडाउन का इस्तेमाल संघीय कार्यबल को घटाने और अपने पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक संघीय सरकार को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, यानी जो बजट वहां पारित होता है, 1 अक्टूबर से वहां फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और उससे पहले बजट पास कराना बहुत जरूरी होता है। और अगर बजट पास नहीं कराए तो शटडाउन की स्थिति बनती है और हाउस और सीनेट में सहमति होनी जरूरी है, लेकिन यह सहमति नहीं बन पाई थी और इससे जुड़ा बिल भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद अमेरिका में शटडाउन कर दिया गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही एक दूसरे को शटडाउन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में शटडाउन हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका कई बार शटडाउन का दौर देख चुका है। नवंबर 1995 में 5 दिन का शटडाउन हुआ। दिसंबर 1995 में 21 दिन का शटडाउन हुआ। सितंबर 2013 में 16 दिन का शटडाउन हुआ। जनवरी 2018 में 3 दिन का शटडाउन हुआ। फरवरी 2018 में 1 दिन का शटडाउन हुआ। दिसंबर 2018 में 35 दिन का शटडाउन हुआ। और 2018 के बाद जब पहली बार यूएस सरकार बंद हुई है, 18-19 में भी शटडाउन हुआ था। 18-19 में 35 दिन का शटडाउन हुआ था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ही 2018 में राष्ट्रपति थे। सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। किसी ने समझौता नहीं किया और आधी रात की डेडलाइन गुजर गई। नतीजतन लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन पर बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा रहा है या छंटनी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी शटडाउन तब होता है जब वार्षिक व्यय विधेयक पर सहमत नहीं हो पाती है। अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए हर साल बजट की आवश्यकता होती है। इसके लिए संसद से बजट या फंडिंग बिल पास कराना जरूरी होता है, लेकिन जब राजनीतिक मतभेद हो या गतिरोध हो, इसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाता है, तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च चलाने के लिए कोई फंड नहीं बचता। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना के विभाग में लगाना है, स्वास्थ्य के विभाग में लगाना है, शिक्षा के विभाग में लगाना है और कितना लगाना है। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता है तो सरकारी कामकाज बंद कर दिया जाता है। अमेरिका पर महंगाई की वजह से कर्ज कितना हो गया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि एक तरफ कर्ज की मार है, कर्ज अमेरिकी इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुका है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी का जो साइज है उससे भी ज्यादा अमेरिका के ऊपर कर्ज हो चुका है। आप देखिए कि 2001 से शुरुआत करते हैं और ये सारे आंकड़े लाख करोड़ में ऊपर आपके हमने लिख दिया है। 2001 में 479 लाख करोड़ रुपए जो
अगर हम कर्ज की बात करें तो वो था 2008 में बढ़कर 826 लाख करोड़ हो गया, 2017 में 1670 लाख करोड़ हो गया, 2020 में 2224 लाख करोड़ हो गया और 2024 में 3061 करोड़ हो गया और आज 3561 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है अमेरिका पर और लगभग 32-33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की। तो एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है, अमेरिका शटडाउन की स्थिति में, नौकरियां जा रही हैं, तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था तंगहाली में चली जाएगी? शटडाउन लगने से क्या असर होता है, क्या असर होगा, यह भी समझिए। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रुके हुए हैं। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, जैसे कि मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा, हवाई सेवाएं, ये जारी हैं। पिछले 50 साल में अमेरिका में फंडिंग बिल अटकने की वजह से लगभग 20 बार शटडाउन हो चुका है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे लंबा शटडाउन माना जाता है, जो 35 दिनों तक जारी रहा, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ऐसे में एक तरफ अमेरिका के ऊपर बेतहाशा कर्ज, टैरिफ की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ती मार। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ की वजह से इनकम हो रहा है, लेकिन लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है और अब लोग जब महंगाई से दो चार हो रहे हैं तो नौकरियां जा रही हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका को गर्त में ले जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, निपटा देना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इंटरनेशनल डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। और पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। हालांकि अब उनका नाता रिपब्लिकन पार्टी से उतना अच्छा नहीं था। एक समय था जब वो डोनाल्ड ट्रंप की काफी फैन हुआ करती थी और उनके लिए उन्होंने काफी काम भी किया उस पार्टी में, ताकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन सके। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भस्मासुर हो जाएंगे और वो अमेरिका को ही भस्म करने के पीछे लग जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमेरिका में शटडाउन को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पूर्णिमा जी, क्या इंपैक्ट देख रही हैं वहां पर आप, क्योंकि आप अमेरिका में, इसलिए सबसे पहला रिएक्शन हम चाहेंगे आपसे जानना कि अमेरिका के लोगों पर, अमेरिकी सरकार पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएट इट। जी, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था, आपको पता है, आपके चैनल के थ्रू भी बहुत बातचीत हुई थी हमारी। लेकिन जैसे मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था कि टर्म 2 वुड बी सच एक्सिलरेटिंग जर्नी, आई वुड से। सो सब भी सरप्राइज्ड है वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तारीफ पे तारीफ लगाए जा रहे थे, इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया है। ऑब्वियसली आपने डेट के बारे में बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स की डेट तो चरम पे पहुंच चुका है और यूएस डॉलर शटडाउन का कितना इंपैक्ट है मैम? देखिए यूएस शटडाउन का असर क्या हो रहा है? ये शटडाउन जो ऐसा सिचुएशन है ना, वो गवर्नमेंट शटडाउन की बात कर रहे हैं और आप मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। सो आप इंडिविजुअली आप देखिए तो उसका असर कहाँ से इतना ज़्यादा पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है फ्रॉम बोथ द पार्टीज। बट अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक डोनाल्ड ट्रंप का पुराना कोट सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में। 2013 में उन्होंने ये बताया था कि शटडाउन, अगर कभी भी शटडाउन हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट का इन कैपेबिलिटी एंड इनकॉम्पिटेंस दिखाया जाता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो दोनों पार्टी को एक साथ नहीं ला पाए, डिस्कशन नहीं कर पाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए और निगोशिएट नहीं कर पाए। वो अब इस टाइम पे वो बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेट शटडाउन है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ डेमोक्रेट शटडाउन। आई एम हैप्पी दैट इट समहाउ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग, बिकॉज दो पार्टी है, समहाउ अगर शटडाउन कर पा रहे। डेमोक्रेट्स के हाथ में ना हाउस है, ना सेनेट है, ना एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है, ना मीडिया है, ना जुडिशरी डिपार्टमेंट है। तो
फिर भी अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह रहा है ये गवर्नमेंट शटडाउन डेमोक्रेट्स के तरफ से हो रहा है, मैं खुश हूँ इन ए वे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी समहाउ शायद फिर भी काम कर रहा है। लेकिन अगर अब सब ब्रांचेस से डेमोक्रेट को हटाया दिया गया है और गवर्नमेंट शटडाउन फिर भी उनके ऊपर ब्लेम और इल्जाम लगाया जा रहा है, तो अगर आई एम वरीड दैट वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू अथॉरिटेरियन fascism type of scenario. So, in the sense, the shutdown actually, for me, it's a indication that we still have some hope that एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को खत्म कर नहीं दिया अभी तक थोड़ा सा होप है। ऑपोजिशन की जरूरत होती है डेमोक्रेसी में, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिए डे टू डे बिजनेस में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट इट इज अ वेरी बिग डील बिकॉज इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्लो की बात नहीं कर रही, सस्पेंशन की बात नहीं कर रही, वो ले ऑफ की बात कर रही है, गवर्नमेंट छोटा करने की बात कर रही है। यही बात डोज कर रहे थे कि वेस्ट कट करेंगे, लेकिन वेस्ट रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे हैं। जी इतना बिग साइज इकोनॉमी है अमेरिका का, अमेरिका को पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब तो कहने की बात रह गई, उनका डेट साइज उनकी इकोनॉमी साइज से भी बड़ा हो गया है। मैं जो एम्प्लॉयज देख पा रहा हूं, जितने एम्प्लॉयज की अभी सैलरी रुकी हुई है अमेरिका में, सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 22.3 मिलियन है, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ एम्प्लॉयज हैं। फेडरल स्तर पर सिविलियन कर्मचारियों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख के करीब है। और यूएस पोस्टल सर्विस के 6 लाख कर्मचारी हैं। और ये जो आंकड़ा है 2.25 करोड़ का, 2.25 करोड़ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी होल्ड है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार ने शटडाउन किया हुआ है सर्विसेज को। मैं चोक साहब से समझना चाहूंगा, चोक साहब करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक तो ठीकरा तो वो फोड़ रहे हैं, उनकी राजनीति तो समझ में आ रही है कि रिपब्लिकन ये कह रहे हैं कि, या डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने बिल पास नहीं होने दिया, वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन असल मकसद क्या है? नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत सर। देखिए, बड़ा क्लियर कट है। हर 100 साल में जो भी कंट्री वर्ल्ड को रूल करता आया है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जब उसका आखिरी पड़ाव आता है तो उसमें नॉर्मली रिजर्व करेंसी स्टेटस पे चैलेंज आता है। जैसे कि यूएस से पहले यूके में भी ऐसा ही शटडाउन का माहौल, उसको नाम कुछ और देते थे, उससे पहले फ्रेंच फ्रैंक पे होता था, उससे पहले डच गिल्डर पे होता था। अब ध्यान से देखें तो ये जो यूएस का शटडाउन का सिलसिला, जैसे आपने बताया कि लास्ट 50 इयर्स में हुआ, 1971 के बाद शुरू हुआ, यानी कि 1980 में पहला शटडाउन हुआ। रीजन क्या है, थोड़ा मैं हिस्टोरिकली पेश करता हूं एंड फिर ऑब्वियसली जब समय मिलेगा मैं और पेश करूंगा। यूएस ने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बनाया, यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि यूएस के बाहर जितने भी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जब भी उनको बिजनेस के लिए एक्सपेंशन करना होगा या बिजनेस को शुरू करना होगा तो उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड में डॉलर एज अ करेंसी चाहिए होगा एंड यूएस उनको डॉलर एज अ करेंसी सप्लाई करेगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट पूरे वर्ल्ड को डॉलर की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया और एक तरह से यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि मेकिंग डॉलर्स अवेलेबल आउटसाइड यूएस, ये सिलसिला शुरू कर दिया एंड विच वाज बैक्ड बाय गोल्ड। अब वो सिस्टम 1971 में एक तरह से खत्म हो गया क्योंकि बैकिंग ऑफ गोल्ड प्रेसिडेंट निक्सन ने बंद कर दी। अब ऑफ लेट जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, इसके दो एंगल हैं, एक है पॉलिटिकल एंगल और एक है इकोनॉमिक एंगल। पॉलिटिकल एंगल ऐसा है जी, ट्रंप के आने से पहले डेमोक्रेट्स ने, या मैं कहूं डीप स्टेट ने, एक तरह से 11 से 20 मिलियन इमिग्रेंट्स को पनाह दी यूएस के अंदर, जिसके ऊपर एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आया। एंड आज के डेट में अगर हम देखें तो जो एक्सचेकर के ऊपर अगर हम बजटरी फिगर्स देखें, रेवेन्यू जो बजट है यूएस के जीडीपी का, वो अंदाजन 17% ऑफ द जीडीपी है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 21% ऑफ जीडीपी है। ये एवरेज फिगर है 1995 से लेकर 2024 तक। मगर 2024 में रेवेन्यू तो उतना ही है 17%, मगर जो एक्सपेंडिचर है वो 23.5% हो गया, जिसमें डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो कि पहले 1.8% ऑफ जीडीपी था, वो 3.1% ऑफ जीडीपी हो गया। यानी कि इसका मतलब ये मोटा मोटा यूएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो रेवेन्यू आने थे वो आ नहीं रहे हैं। एंड जो उसने लॉकडाउन के दौरान जो इमिग्रेंट्स को पालने के लिए जो पैसा खर्च दिया, $10 ट्रिलियन,
वो अब उनको बैकलैश कर रहा है, क्योंकि अब उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यील्ड बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये चैलेंजेस के कारण अब यूएस को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं रोड डगमगा रही है, और ये शटडाउन ऑब्वियसली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ज्यादा बार शुरू हुआ है। एंड ये शटडाउन ऑब्वियसली इस बार पॉलिटिकल एंगल भी लेकर आया है, क्योंकि अब वो इमिग्रेंट्स को ट्रंप ऑब्वियसली पालना नहीं चाहता है। इस टाइम पे अगर हम इमिग्रेंट्स जो जिनको बाहर निकाला गया यूएस में, उसकी भी फिगर अंदाजन मान लेते हैं, 2 मिलियन लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया, जिसमें से 1.8 मिलियन खुद भाग गए हैं और 2.5 लाख के करीब ट्रंप ने उठा के बाहर निकाल दिया है। तो अगर मैं मानूं एवरेज 15 मिलियन इमिग्रेंट्स भी आए हो यूएस में, जिसमें से 2 मिलियन को उठा के बाहर निकाला, 13 मिलियन इमिग्रेंट्स को कोई भी नॉर्मल देश अपने बजटरी रेवेन्यू से नहीं पाल सकता है। तो ये मामला इमिग्रेंट्स पर जाकर टिका है। पॉलिटिकल एंगल यही है। हाँ। मगर अगर मैं आपको रेवेन्यू एंगल बताऊं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश कर गया। अब बाहर के जो कंट्रीज हैं वो यूएस को जो फाइनेंस करते थे ट्रेजरीज के थ्रू, वो कोई फाइनेंसिंग कर नहीं रहा। और 2020 के बाद रशिया, चाइना, ईरान, भारत ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब यूएस की फाइनेंसिंग कौन करेगा? यूरोजोन के पैसे नहीं है, कनाडा पैसे नहीं है, जापान खर्चना नहीं चाहता। ट्रंप साहब जापान करते हैं, को भी 7 पैसे बिलियन की नेटवर्थ है, 7.25 बिलियन की। फोर्ब्स मैगजीन ने बताया है 2025 में 7.3 बिलियन की उनका नेटवर्थ है डोनाल्ड ट्रंप के, अगर ओवरऑल कारोबार को देखा जाए तो। खैर वो अपनी डोनाल्ड संपत्ति ट्रंप तो साहब बढ़ा ने रहे हैं, कहां से लेकिन बनाया वो भी सारों को पता है। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। यूके देवनाथ सर का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद शारदिंदु सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, आखिर ट्रंप को आवश्यकता क्यों पड़ी इस शटडाउन की? ये तो हालांकि उन्होंने डिटेल में बता दिया, लेकिन इसका एक बड़ा मेजर नुकसान अमेरिका को हो जाएगा, क्योंकि एक तो कहीं से भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सहमति बनती नहीं दिख रही है कि इसको खत्म करें। ऐसा लग रहा है 2018 का जो 35 दिनों का शटडाउन था, जो सबसे लंबा शटडाउन था, उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और ऐसे समय में जब आप दुनिया भर से टैरिफ वॉर लड़ रहे हो, अभी अभी आपने चाइना को थ्रेट किया है कि हम 1 नवंबर से आपके पास एक्स्ट्रा 100% टैरिफ पुट ऑन करेंगे, तो दो फ्रंट पे आप नहीं लड़ सकते हैं देवनाथ सर। अंदर भी आप दुश्मन खड़े कर रहे हो और दुनिया भर में आपने दुश्मन तो बनाए ही बनाए। जी हाँ विवेक जी, हो ये रहा है कि ट्रंप जो हैं वो पूरे अमेरिका को इस तरह से चला रहे हैं जैसे कि वो अपने रियल स्टेट बिजनेस को चलाते हैं। रियल स्टेट बिजनेस में अगर आप नोटिस करें, सबसे ज्यादा मुनाफा कब होता है? जब खलबली पैदा हो। जब खलबली पैदा होती है तो जो रियल एस्टेट डीलर्स होते हैं वो सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो एक अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। सबको लगता है कि अब चीजें ठीक होने वाली हैं, महंगे में बेच देते हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो अभी खलबली पैदा हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जाहिर बात है, हम समझते हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं उनके बिल को अपर हाउस में सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ट्रंप, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर आपको मालूम है कि अपर हाउस में आपके पास रिपब्लिकन्स कम हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई 60 और डेमोक्रेट्स चाहिए जो कि इस ट्रंप के फेवर में वोट करें, इस बिल के फेवर में, तो नहीं है। तो दुनिया के बाकी सारी डेमोक्रेसीज में क्या होती है कि आप अपने विरोधियों को, डेमोक्रेट्स को बुलाते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं, मीट हाफ वे थ्रू। लेकिन ट्रंप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो अड़ा रहूंगा जब तक कि डेमोक्रेट्स नरम नहीं हो जाते हैं। इनका सोचने का तरीका ऐसा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं हमेशा समाज के लेफ्ट ओवर वर्ग से, समाज के कमजोर वर्ग से अपना सपोर्ट बेस अख्तियार करता रहा है। रिपब्लिकन्स जो हैं हमेशा समाज के सक्सेसफुल लोगों से, अगर मैं कहूं धनाढ्य लोग, कैपिटलिस्ट लोग, उनसे अपना सक्सेस जो है सस्टेन करता रहा है। पूर्णिमा जी साथ में हैं रिपब्लिकन पार्टी में भी। आज मुझे आइडिया हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ शायद एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा के लोग हैं। अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप को करना क्या चाहिए? डेफिनेटली उनको डेमोक्रेट्स को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, कन्विंस कराना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं शुरुआत कैसी हुई विवेक। शुरुआत ऐसी हुई कि एक खतरनाक चीज जो ट्रंप ने अपने इन्फेंसी में ही कर ली। जनवरी फरवरी मार्च की बात करा रहा हूं कि उन्होंने एलन मस्क को बुला लिया। वो कुछ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम की एक बीमार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैदा कर दिया उन्होंने। और एलन मस्क ने लेफ्ट राइट सेंटर कुल्हाड़ी चाकू लगा के उनको लगा कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, प्राइवेट वेंचर्स में जैसा होता है कि शट डाउन दिस डिपार्टमेंट, शट डाउन दैट रूम, शट डाउन जनरेटर हेयर, शट डाउन एसी देयर, सेव एवरी पेनी। वो एलन मस्क ने जो
तूफान ला दिया था, वो तूफान का असर अभी तक चल रहा है ट्रम्प के दिमाग में। डेफिनेट बात है कि हम लोग भारत में शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी जो है थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर डेमोक्रेसी चलती है, कोई भी पार्टी हो। हमारे यहाँ पर अगर धनाढ्य और बिजनेसमैन भी अगर पावर में आते हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक फाइनेंसिंग फॉर स्कूल्स, जी। मेडिकेयर, वेलफेयर, बूढ़े बच्चों की, डिसेबल्ड को लुक आफ्टर करना, हमारे यहाँ सबको करना पड़ता है। ट्रम्प अभी इन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, उनको बात करना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा। हम सोच भी नहीं सकते भारत में कि नेशनल पार्क सर्विसेज जैसी एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज को कैसे बंद कर सकते हैं। हम उनको ये सब सर्विसेज को जारी रखना पड़ेगा। फूड असिस्टेंस प्रोग्राम कैसे बंद कर सकते हैं। समाज के में जो भी निचले तबके के लोग हैं, या जिंदगी की दौड़ में जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको फूड असिस्टेंस प्रोग्राम से हेल्प चाहिए। अब प्री स्कूल जो स्कूल फंडिंग है, अगर वो इसको भी रोक देंगे, तो फिर 3 महीने 6 महीने के अंदर सारे स्कूल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो, फेडरल फंडेड हो, या प्राइवेटली फंडेड हो। जी। तो विवेक, मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाहता हूं कि वास्तविक जिंदगी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ें। थोड़ा सा सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा के लोगों को तवज्जो दें, डेमोक्रेट्स लोगों की भी बात थोड़ा सुने। 60 वोट उनको इजीली मिल जाएंगे परसों तक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि वेक अप टू द रियलिटी, वो वास्तविकता को जाने, वास्तविकता को देखें और उसी हिसाब से फैसले करें। लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप फंतासी वर्ल्ड में जीते हैं, या फिर उनको लगता है उनकी अपनी दुनिया और उसी हिसाब से पूरी दुनिया ऑपरेट होती है। वो PS5 की दुनिया हो सकती है, वो किसी चकचकाते हुए वीडियो गेम की दुनिया हो सकती है, वो GTA की दुनिया हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ इसी हिसाब से चल रहा है। अब चुप साहब मेरी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगा आपका, लेकिन शारदेंदु सर का रिएक्शन चाहूंगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका वीक अगेन कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं 18 मिनट बीत तकरीबन 20 मिनट से बाकी पैनलिस्ट को सुन रहा था। जी। इस जो स्टेटस है आज की डेट में जो अमेरिका का, उसको आपको जो स्टैंड ऑफ हुआ है, इकोनॉमिक बिल नहीं पास हुआ है, ये आपको दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल एंगल से देखना पड़ेगा और एक प्योरली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल व्यू ये है कि देखिए, जो रिपब्लिकन्स हैं उनका एक जो एटीट्यूड है, वो आज की डेट में डोनाल्ड जो 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 डेमोक्रेटिक पार्टी और इनका जो सेकेंड टेन्योर है ट्रम्प 2.0 का जो रिजीम है, उसमें बड़े अपीवल्स हैं। उनका एक सिद्धांत है माई वे और हाईवे। वो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ ऑन बोर्ड लेके नहीं चल रहे, लिहाजा ये बिल पास नहीं हुआ है। ये एक प्रोसीजरल चीज है, सेनेट जब मीट करेगा ये बिल पास हो जाएगा और फिर चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। अमेरिका एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, आपको समझना पड़ेगा। 4000 फेडरल एम्प्लॉइज को अगर ले ऑफ किया है तो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिस दिशा में जा रहा है वो आप चिंता करने वाली बात है। फेडरल एम्प्लॉय की इतनी बड़ी संख्या, अगर आप उसको ले ऑफ करते रहेंगे, और स्पेशली उन स्टेट में ज्यादा ले ऑफ होगा जो कि डेमोक्रेट द्वारा रूल किए जा रहे हैं, जिसमें 16 स्टेट ऐसे हैं जो डेमोक्रेट पार्टी के पास है, तो वहां पे ले ऑफ का ज्यादा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के भी लोग इसको स्पोर्टिंगली नहीं ले रहे, उन्होंने भी एक स्टैंड ऑफ बना रखा है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा सेनेट में, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। देखिए 10 दिन हो गए, ये आगे कहा जा रहा है कि अगले 6-7 दिन और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ नहीं है, वो चीजों को समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है। वो मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लेके आए हैं, इसीलिए तमाम तरीके के जो उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए उसको आपको ध्यान देना होगा। अब आप आइए इकोनॉमिक फ्रंट, एक तो स्टैंड ऑफ है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का, वो और रिपब्लिकन कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। इसी के तहत उन्होंने देखिए तमाम तरीके की कॉस्ट कटिंग की है। जो न्यूयॉर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसमें करीब $8 बिलियन उन्होंने कट किया है। शिकागो के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर में 2 बिलियन किया। एनवायरमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड उसकी सब्सिडी $8 बिलियन कट की। इसी तरीके से तमाम मेजर्स लिए हैं जिससे कि रेवेन्यू सेविंग की जा सके, एक्सचेकर का एक्सपेंडिचर कम किया जा सके। इस तरीके की चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।